अक्सर ना जब हम प्रीमियम और विश्व स्तरीय सेवाओं की बात करते हैं तो मतलब एक आम धारणा ये होती है कि ऐसी चीजें केवल दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों में ही चल सकती हैं। हाँ बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि टियर 2 शहरों में ये सब कहाँ चलेगा। सही कहा। तो अगर कोई कहे कि वो एक अत्याधुनिक, बहुत ही विशाल और बेहद खर्चीला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ या पटना जैसे शहरों में खोलने जा रहा है तो पहली नजर में तो ये बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम लगता है ना। देखिए, यहीं पर ना धारणा और असली डेटा के बीच का टकराव शुरू होता है। जब हम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विस्तार को गहराई से देखते हैं तो महानगरों से बाहर जाने वाली ये रणनीति असल में बहुत भारी मुनाफा दे रही है। और आज की इस गहन चर्चा का केंद्र बिंदु भी यही है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं उनमें जेएम फाइनेंशियल की एक बहुत ही विस्तृत इनिशिएशन कवरेज रिपोर्ट शामिल है। हाँ, ये रिपोर्ट ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड पर केंद्रित है, मतलब जिसे लोग आमतौर पर मेदांता के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और इस डीप डाइव के जरिए ना हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र किस दिशा में बढ़ रहा है और मेदांता का जो ये डॉक्टर लेड मॉडल है वो असल में काम कैसे करता है और आर्थिक रूप से इतना मजबूत कैसे बन गया है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वास्थ्य सेवा एक ऐसा विषय है जिससे भावनाएं जुड़ी होती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन आज का हमारा ये विश्लेषण ना विशुद्ध रूप से रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय आंकड़ों, रणनीतिक फैसलों और शोध पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी कंपनी या विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम बस निष्पक्ष रूप से उस बिजनेस मॉडल को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज के समय में तेजी से उभर रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट में ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र है, डॉक्टर लेड मॉडल। मतलब अस्पताल का नेतृत्व प्रशासकों या एमबीए ग्रेजुएट्स के बजाय डॉक्टरों के हाथ में आए। हाँ, और ये इंडस्ट्री के हिसाब से काफी अलग सोच है। मुझे तो ये ऐसा लगा जैसे किसी बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट को कोई अकाउंटेंट नहीं बल्कि खुद एक मिशेलिन स्टार शेफ चला रहा हो। यहाँ कमान डॉक्टर नरेश त्रेहान के पास है जो खुद एक विश्व प्रसिद्ध कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है। ये शेफ वाली तुलना काफी हद तक सटीक है। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जब मुख्य व्यक्ति खुद उस पेशे की गहराइयों को समझता है ना तो गुणवत्ता पर एक अलग ही स्तर का नियंत्रण होता है। लेकिन यहीं पर मुझे थोड़ी शंका है। मतलब डॉक्टरों की पूरी ट्रेनिंग तो मरीजों की जान बचाने के लिए होती है, बैलेंस शीट या वित्तीय प्रबंधन के लिए तो नहीं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। वही ना, अगर कोई सर्जन अस्पताल का प्रशासन संभालने लगे तो क्या ये एक बड़ा जोखिम नहीं है? मान लीजिए कोई डॉक्टर दुनिया भर की सबसे महंगी मशीनें मंगा ले, ये सोचे बिना कि उस निवेश पर रिटर्न क्या होगा, तो अस्पताल तो घाटे में चला जाएगा। ये बहुत ही जायज चिंता है और दशकों से पारंपरिक अस्पताल इसी डर की वजह से प्रशासकों द्वारा ही चलाए जाते रहे हैं। हाँ, वही तो। लेकिन जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है कि ये डॉक्टर लेड मॉडल किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान सब तय कर रहा है। अच्छा, तो फिर ये फैसले लेता कौन है? मेदांता में प्रशासन की देखरेख उन कमिटियों द्वारा की जाती है जिनमें प्रमुख क्लिनिकल विभागों के हेड शामिल होते हैं। यानी वे लोग जो रोज मरीजों का इलाज कर रहे हैं वही अस्पताल की नीतियां भी बना रहे हैं। ओहो, मतलब जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं वही मैनेजमेंट में भी है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब मेडिकल उपकरणों की खरीद या विस्तार की बात आती है ना तो फैसला विशुद्ध रूप से क्लिनिकल जरूरत के आधार पर होता है, ना कि सिर्फ पैसे बचाने के लिए। और शायद यही वजह है कि जब डॉक्टर ही नीतियां बनाते हैं तो वे दूसरे डॉक्टर्स के काम करने के तरीके, उनकी रिसर्च और उनकी चुनौतियों को बेहतर समझ पाते हैं। सटीक कहा आपने। और इस समझ का सीधा असर पड़ता है टैलेंट रिटेंशन पर, मतलब बेहतरीन डॉक्टरों को अपने अस्पताल से जोड़े रखने पर। देखिए, हेल्थ केयर एक सेवा उद्योग है। हाँ, मरीज तो डॉक्टर के नाम पर आता है ना। एकदम सही। मरीज अक्सर अस्पताल के नाम से ज्यादा उस डॉक्टर के नाम पर आता है जो उसका इलाज करने वाला है। अगर एक टॉप डॉक्टर अस्पताल छोड़कर जाता है तो वो अपने साथ मरीजों का भरोसा और राजस्व दोनों ले जाता है। इस लिहाज से तो डॉक्टरों का टिके रहना वित्तीय सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होनी चाहिए। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल। और रिपोर्ट का डेटा इस बात की पुष्टि भी करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 में जब गुरुग्राम का अस्पताल शुरू हुआ था ना, हाँ, तब से लेकर आज तक उनके 66% से अधिक मूल क्लिनिकल विभाग प्रमुख उनके साथ बने हुए हैं। अरे वाह, 2009 से लेकर अब तक 66% का रिटेंशन,
ये वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, किसी भी अन्य कॉर्पोरेट क्षेत्र में 15 साल तक इतने बड़े पैमाने पर लीडरशिप का स्थिर रहना बहुत दुर्लभ है। ये काफी नहीं है। तो फिर असली गेम कहाँ है? असली व्यावसायिक बुद्धिमत्ता इस बात में है कि आप उन डॉक्टरों और उनकी सुविधाओं को लेकर जा कहाँ रहे हैं। और यहीं से हमारी चर्चा उस विरोधाभास की तरफ मुड़ती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, उनका भूगोल और विस्तार। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट का एक आंकड़ा मुझे थोड़ा उलझाने वाला लगा। कौन सा आंकड़ा? वो दिल्ली एनसीआर से बाहर निकलकर लखनऊ और पटना जैसे शहरों में विस्तार कर रहे हैं। अब तर्क ये दिया जाता है कि ये अंडरसर्व्ड क्षेत्र है, मतलब यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। जी बिल्कुल, यही तर्क है। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट के आंकड़े देखे ना, तो कहानी कुछ और ही लग रही थी। दिल्ली एनसीआर में प्रति 1000 लोगों पर 1.9 अस्पताल के बिस्तर हैं, जबकि लखनऊ में यह आंकड़ा 3.3 है और पटना में 4.3 है। मतलब गणित के हिसाब से तो लखनऊ और पटना में दिल्ली से 2 गुने से भी ज्यादा बिस्तर उपलब्ध है। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि वो क्षेत्र अंडरसर्व्ड है और वहाँ एक विशाल महंगे अस्पताल की जरूरत है? ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है आपका। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें ना, तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अहम मोमेंट भी यहीं छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आंकड़ों पे नजर डालें तो पटना और लखनऊ में बिस्तरों का घनत्व ज्यादा दिखता है, लेकिन हमें मात्रा और गुणवत्ता के बीच का अंतर समझना होगा। मतलब वे जो 3.3 या 4.3 बिस्तर है, वो किस तरह के अस्पतालों में है, ये ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, उन टियर 2 शहरों में मौजूद ज्यादातर बिस्तर छोटे नर्सिंग होम्स या प्राथमिक और द्वितीयक स्तर के क्लिनिकों में है। मतलब जहाँ छोटी मोटी बीमारियों का इलाज होता है। हाँ, वहाँ बुखार, छोटी मोटी चोट या सामान्य डिलीवरी जैसी चीजों का इलाज आसानी से हो जाता है। लेकिन जब बात क्वाटरनरी केयर की आती है ना, तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये जो क्वाटरनरी केयर शब्द बार बार आता है, अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझना हो तो ये सामान्य अस्पताल की सेवाओं से कैसे अलग है? इसे ऐसे समझते हैं, प्राइमरी केयर वो है जब आप सर्दी जुकाम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जो आसपास के क्लिनिक में हो जाता है। बिल्कुल। फिर सेकेंडरी केयर में सामान्य सर्जरी या भर्ती होना शामिल है। टर्शियरी केयर में स्पेशलिस्ट आते हैं, जैसे बाईपास सर्जरी। अच्छा, तो फिर ये क्वाटरनरी केयर क्या है? क्वाटरनरी केयर इसका भी सबसे उच्च और जटिल स्तर है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अत्यंत जटिल न्यूरोसर्जरी या एडवांस्ड रोबोटिक कैंसर सर्जरी। ओहो, मतलब बहुत ही हाई एंड ट्रीटमेंट। हाँ, और इस स्तर के इलाज के लिए जिन अत्याधुनिक उपकरणों, आईसीयू और विशेषज्ञ टीमों की जरूरत होती है ना, वे लखनऊ या पटना के उन छोटे नर्सिंग होम्स में मौजूद नहीं थे। अब तस्वीर साफ हो रही है, यानी जटिल बीमारियों के लिए उन शहरों के मरीजों को मजबूरन दिल्ली या मुंबई का सफर करना पड़ता था। बिल्कुल, और मेदांता ने यही पहचाना कि मरीजों के पास खर्च करने की क्षमता तो है, लेकिन उनके शहर में वो स्तर मौजूद नहीं है। और इसी क्वालिटी गैप को भरने का नतीजा ये हुआ कि मेदांता का लखनऊ अस्पताल अपने संचालन के पहले ही पूर्ण वर्ष में आर्थिक रूप से ब्रेक इवन पर पहुंच गया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य सेवा जैसे पूंजी गहन उद्योग में 1 साल के भीतर ब्रेक इवन हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब आमतौर पर एक विशाल अस्पताल की इमारत बनाने और मशीनें लगाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वो लागत निकालने में सालों लग जाते हैं। सिर्फ ब्रेक इवन नहीं, रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ की ये सुविधा अब 28% से अधिक का एबिटा मार्जिन दे रही है। एबिटा मार्जिन, ये काफी भारी भरकम द्वितीय शब्द है। क्या हम इसे थोड़ा सरल कर सकते हैं ताकि हर कोई समझ सके कि ये 28% का आंकड़ा इतना खास क्यों है? जरूर। देखिए, एबिटा का सीधा सा मतलब है कि अस्पताल अपने रोजमर्रा के मुख्य काम से, मतलब मरीजों के इलाज और संचालन से कितना शुद्ध मुनाफा कमा रहा है। मतलब इसमें टैक्स या ब्याज वगैरह नहीं जुड़ा है? हाँ, इसमें टैक्स, ब्याज या मशीनों की घिसावट जैसे अकाउंटिंग के आंकड़ों को अभी नहीं घटाया गया है। ये बताता है कि आपका मूल बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है। तो 28% का मतलब क्या हुआ? 28% का मार्जिन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में असाधारण रूप से उच्च माना जाता है। इसका मतलब है कि अस्पताल हर 100 रुपए की कमाई पर संचालन का खर्च निकालने के बाद 28 रुपए बचा रहा है। अरे वाह! और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि टियर 2 शहरों में जमीन और कर्मचारियों की लागत महानगरों की तुलना में काफी कम होती है, जबकि जटिल सर्जरी की मांग बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, और इसी सफलता को आधार बनाकर वे अब पटना में आक्रामक रूप से विस्तार कर रहे हैं।
रिपोर्ट कहती है कि वे वित्त वर्ष 2025 तक अपने बिस्तरों की कुल क्षमता में 46% की वृद्धि करने वाले हैं। 46%। लेकिन ये वृद्धि कोई हवा में तीर चलाना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक और जनसांख्यिकीय तस्वीर है जो पूरे भारत में बदल रही है। कोई भी अस्पताल सिर्फ इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसकी इमारत अच्छी है। तो फिर क्यों चलता है? वो इसलिए चलता है क्योंकि समाज में उन चिकित्सा सेवाओं की समग्र मांग बढ़ रही है। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो बीमारियों का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। मतलब पहले लोगों की जान मलेरिया या टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों से ज्यादा जाती थी, जिनका इलाज आमतौर पर कुछ हफ्तों की दवा से हो जाता था। हाँ, लेकिन आज स्थिति बहुत अलग है। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट में इस संरचनात्मक बदलाव को बहुत स्पष्टता से दर्शाया गया है। इसे गैर संचारी रोगों या एनसीडी का उदय कहा जाता है। एनसीडी मतलब लाइफस्टाइल वाली बीमारियां ना? हाँ बिल्कुल। 1990 में भारत में होने वाली कुल मौतों में इन जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, रेस्पिरेटरी बीमारियां और मधुमेह का हिस्सा केवल 30% था। सिर्फ 30%? हाँ, लेकिन 2016 तक ये आंकड़ा 55% तक पहुंच गया है। 30% से 55%। इसका मतलब है कि अब आधी से ज्यादा आबादी ऐसी बीमारियों का शिकार हो रही है जो जीवन भर चलती हैं। बिल्कुल, और जिनके लिए अंततः बहुत लंबी देखभाल या जटिल सर्जरी की आवश्यकता होती है। एक संक्रामक बीमारी का मरीज शायद एक हफ्ता अस्पताल में रहे, लेकिन एक कार्डियक या न्यूरोलॉजिकल मरीज को बार बार सालों तक विशेषज्ञ देखभाल की जरूरत पड़ती है। और इसके साथ एक और बड़ा बदलाव जुड़ रहा है, हमारी आबादी की बढ़ती उम्र। 2026 तक भारत की 12.5% आबादी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की होगी। ये एक सीधा गणित है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में स्वाभाविक रूप से समस्याएं आती हैं। घुटनों का रिप्लेसमेंट, मोतियाबिंद, दिल की बीमारियां, इन सब मामलों में वृद्धि होना तो तय है। बिल्कुल। इन दोनों कारकों मतलब बढ़ती जीवन शैली की बीमारियां और बुजुर्ग आबादी, इनके अलावा एक तीसरा बहुत बड़ा कारक है जिसने भारतीय हेल्थ केयर मार्केट को पूरी दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया है, और वो है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म की बात करें ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि इसका मुख्य कारण भारत में इलाज का सस्ता होना है। सस्ता होना एक बात है, लेकिन यहाँ जो मुख्य पहलू है वो है कीमत और गुणवत्ता का संतुलन। वो कैसे? पश्चिमी देशों में चिकित्सा बहुत महंगी है, लेकिन भारत में डॉक्टरों की विशेषज्ञता और मशीनों की गुणवत्ता पश्चिमी देशों के बिल्कुल बराबर है। रिपोर्ट में एक बहुत ही सटीक तुलना दी गई है। अमेरिका में एक हार्ट बाईपास सर्जरी का खर्च लगभग $1,44,000 आता है। बाप रे, $1,44,000? ये तो भारतीय रुपए में करोड़ों की रकम हो जाती है। हाँ, और भारत के एक प्रीमियम अस्पताल में उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञता के साथ उसी सर्जरी का खर्च मात्र $5,200 आता है। 5,200 मतलब $5,200। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ करोड़ों रुपए और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ लाख। मशीनें तो दोनों जगह एक ही जैसी इस्तेमाल हो रही होंगी ना, जो अक्सर बाहर से मंगाई जाती हैं। फिर इतनी बड़ी बचत कैसे होती है? देखिए, ये बचत मुख्य रूप से मानव संसाधन मतलब डॉक्टरों और नर्सों की फीस, रियल एस्टेट और संचालन लागत में अंतर के कारण आती है। यहाँ स्टाफ और जमीन सस्ती है। हाँ, और इसके अलावा भारतीय अस्पतालों में सर्जरी का वॉल्यूम यानी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि प्रति सर्जरी की लागत काफी कम हो जाती है। इसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। अच्छा, इसी वजह से अफ्रीका, मध्य पूर्व और यहाँ तक कि पश्चिमी देशों से भी लोग इलाज के लिए भारत आ रहे हैं। इन्हीं संरचनात्मक कारकों के आधार पर क्रिसिल का अनुमान है कि भारतीय हेल्थ केयर डिलीवरी मार्केट वित्त वर्ष 2026 तक 13 से 15% की वार्षिक दर से बढ़कर 8.3 ट्रिलियन रुपए का हो जाएगा। 8.3 ट्रिलियन रुपए मतलब 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का उद्योग। हाँ, ये बहुत बड़ा अवसर है। तो आखिर इन सब का क्या मतलब है? इस विशाल अवसर को देखते हुए हर अस्पताल विस्तार करना चाहेगा, लेकिन जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट मेदांता के भविष्य की वित्तीय रणनीति के बारे में क्या कहती है? उनके पास फिलहाल अच्छी कमाई तो है, लेकिन भविष्य के लिए वो खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं? इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। कंपनी केवल वर्तमान मुनाफे पर निर्भर नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है और उनके पास लगभग 5 बिलियन रुपए यानी 500 करोड़ रुपए का नकद रिजर्व है। 500 करोड़ रुपए का कैश होना तो किसी भी संस्था को बहुत बड़ी ताकत देता है, लेकिन सवाल ये है कि वे इस पैसे का करेंगे क्या? क्या वे हर जगह नई इमारतें बनाने लगेंगे? नहीं, और यही उनकी वित्तीय समझदारी है।
वे इस नकदी का उपयोग इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए करने की योजना बना रहे हैं। इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन को अगर हम सरल करें तो इसका मतलब है कि खरोच से, मतलब जीरो से अपना खुद का अस्पताल बनाने के बजाय किसी दूसरे अस्पताल को खरीद लेना। एकदम सटीक। देखिए, एक नया विशाल अस्पताल बनाने, जमीन खरीदने, अनुमतियां लेने और उसे चालू करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। इसे ऑर्गेनिक विकास कहते हैं। लेकिन जब आप 500 करोड़ रुपए लेकर वाराणसी, गोरखपुर या इंदौर जैसी जगहों पर जाते हैं ना, तो आप वहां पहले से बने बनाए लेकिन शायद आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे अस्पतालों का अधिग्रहण कर सकते हैं। ओहो, इससे तो आप तुरंत नए बाजार में प्रवेश कर जाते हैं और पहले दिन से ही रेवेन्यू आने लगता है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही चुस्त रणनीति है। लेकिन रिपोर्ट का एक और हिस्सा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। हम अब तक बिस्तरों, बड़ी इमारतों और अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अस्पताल का भविष्य केवल उसकी 4 दीवारों के भीतर है? आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। मेदांता जिस नए मॉडल पर बहुत आक्रामकता से काम कर रहा है वो है अस्पताल के बाहर की सेवाएं, मतलब आउट ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज। हाँ, पारंपरिक सोच ये है कि मरीज आएगा, अस्पताल में भर्ती होगा, तब बिल बनेगा। लेकिन अब वे एसेट लाइट सेवाओं पर ध्यान दे रहे हैं। एसेट लाइट का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा पूंजी या एसेट जैसे जमीन और इमारत में निवेश नहीं करना पड़ता। सही कहा। इसमें सबसे प्रमुख है उनकी इन हाउस फार्मेसी। रिपोर्ट का अनुमान है कि उनकी फार्मेसी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच 29% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगा। ये तो काफी तेज ग्रोथ है। इसके अलावा होम केयर सर्विसेज जैसे घर पर ब्लड सैंपल लेना, दवाइयों की होम डिलीवरी और सबसे महत्वपूर्ण टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन ने तो वाकई पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है। मुझे याद है कोविड के दौरान लोगों की मजबूरी थी वीडियो कॉल पे डॉक्टर से बात करना। बिल्कुल। और कोविड के दौरान उनके टेली कंसल्टेशंस में 1400% से ज्यादा का उछाल आया था। 1400%? हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महामारी खत्म होने के बाद भी ये आदत लोगों में बनी हुई है। और ये तर्कसंगत भी है ना। अगर किसी मरीज को सिर्फ अपनी रिपोर्ट दिखानी है या फॉलो अप चेकअप करना है तो वो शहर के ट्रैफिक में फंसकर, पार्किंग के पैसे देकर और अस्पताल के वेटिंग रूम में घंटों क्यों बैठेगा? एक 15 मिनट का वीडियो कॉल दोनों का समय बचाता है। और अस्पताल के नजरिए से देखें तो ये कितना फायदेमंद है। एक नया वार्ड बनाने में करोड़ों का खर्च आता है, लेकिन एक टेलीमेडिसिन सिस्टम स्थापित करने के लिए केवल एक सॉफ्टवेयर और डॉक्टर के समय की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। साथ ही अगर उस टेली कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर को लगता है कि मरीज को सर्जरी की जरूरत है तो वो मरीज उनके अस्पताल में ही आएगा। ये मरीजों को उनके इकोसिस्टम में बनाए रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। ये पूरी कहानी केवल ईंट पत्थर के बड़े अस्पताल खड़े करने की नहीं है। ये एक बहुत ही बारीक और सोची समझी रणनीति है। हाँ, ये रणनीति शुरू होती है डॉक्टर लेड मॉडल से, जो बेहतरीन मेडिकल टैलेंट को रोक कर रखता है। फिर ये टियर 2 शहरों की उस क्वालिटी गैप को पहचानती है जहां मांग तो थी लेकिन सुविधा नहीं थी। और साथ ही ये भारत की बदलती स्वास्थ्य जरूरतों जैसे लाइफस्टाइल की बीमारियां और बढ़ती उम्र की आबादी उनके इर्द गिर्द खुद को ढालती है। बिल्कुल। इसके अलावा मजबूत कैश रिजर्व से अधिग्रहण करना और टेलीमेडिसिन जैसी एसेट लाइट सेवाओं पर जोर देना ये सुनिश्चित करता है कि उनका वित्तीय ढांचा भविष्य के किसी भी झटके को सहने के लिए तैयार है। सही कहा। जो संस्थाएं समय के साथ अपनी दिशा बदलने में सक्षम होती है ना, वो ही लंबी रेस में टिकी रहती हैं। एकदम सच बात है। आज के विश्लेषण से ये साफ है कि हेल्थ केयर का भविष्य केवल विशाल इमारतों तक सीमित नहीं रहने वाला है। और इसी के साथ इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को देखने का नजरिया बदल दे। वो क्या? हमने देखा कि मेदांता वित्त वर्ष 2025 तक अपने अस्पताल के बिस्तरों की क्षमता 46% तक बढ़ा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा पूंजीगत निवेश है। लेकिन साथ ही वे टेलीमेडिसिन, घर पर देखभाल और डिजिटल हेल्थ में भी भारी निवेश कर रहे हैं, जो एसेट लाइट है और मरीजों को अस्पताल आने से बचाते हैं। बिल्कुल। ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आने वाले दशक में किसी विशाल अस्पताल श्रृंखला की असली व्यावसायिक सफलता इस बात से मापी जाएगी कि वे हर दिन अपने कितने महंगे बिस्तरों को मरीजों से भर पाते हैं, या फिर इस बात से तय होगी कि वे डिजिटल तकनीक और प्रिवेंटिव केयर का इस्तेमाल करके
कितने मरीजों को अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचने से रोक लेते हैं। एकदम सही, और घर बैठे ही उनका सफल इलाज कर देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। स्वास्थ्य और अर्थशास्त्र के इस संगम की यह कहानी अभी बस शुरू ही हुई है।